नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आपको पता है कि ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं पॉलिटी की, आपको क्यों पॉलिटी पढ़नी चाहिए हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो आपको पता है कि मैं सिलेक्टेड हूँ और मैं अपने ही नोट्स से आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ और साथ ही साथ आपको नोट्स बनवा रही हूँ, है ना। तो इसलिए आपके लिए अच्छा है कि मैं इसी दौर में हूँ तो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हूँ। तो आपको मैं अपने नोट्स के साथ समझाते हुए, है ना, आपको अपने ही नोट्स का सेम नोट्स बनवा दूँगी। वैसे होता है क्या, आपके पास बहुत सारे टॉपर्स या बाकी सबके नोट्स होंगे, है ना, पीडीएफ, लेकिन आपके पास पीडीएफ होती है ना, उन पर किसी ने चर्चा नहीं की होती है। नोट्स हमेशा याद रखिएगा, नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि जो सिलेक्टेड व्यक्ति है वही आपको अपने नोट्स से पूरा समझाते हुए सारा करा दे रहा है, तो आपको तो बस उससे समझना है और उसके नोट्स से अपना नोट्स बनाना है ताकि आपकी भाषा में हो जाए और आप अच्छे से उसे समझ सकें। अगर अभी मैं भी पीडीएफ बना के दे दूँ तो आपके लिए वो एकदम कूड़ा है और कुछ नहीं है। आपके लिए वो कूड़ा है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। इसीलिए आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करें ताकि आप भी जल्दी से जल्दी प्री मेंस और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। और चूँकि अभी आपको पता है कि पीसीएस पोस्टपोन्ड हो गया है, आरओ भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो आप आने वाले समय में आपके पास हैं 4-5 महीने लगभग हैं, तो आप उसमें 1 महीने में हमने 1.5 महीना मतलब 1.5 महीने के आसपास, 1.5 या 2 महीने के लिए का हमने टारगेट रखा है कि हम सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, ठीक है। तो अभी पहला हमने पॉलिटी लेके चला है, तो इसीलिए आपको ये पॉलिटी पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने बताया आपको कि सिलेक्शन की कुछ ही प्रोसेस होती है। एक तो आपके नोट्स हों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके नोट्स ना हो। दूसरा, उसकी रिवीजन, और जब रिवीजन हो जाएगी तो फिर प्रीवियस ईयर हम उठा लेंगे, फिर उनके हम नोट्स बना लेंगे, जो जो हमको नहीं आता वो अपना बना के नोट्स बना लेंगे उसका, और फिर उसकी रिवीजन। फिर फाइनल में आप फिर क्या देने लग जाएंगे, अपने प्रैक्टिस पेपर देने लग जाएंगे, क्योंकि तब आपको अच्छा खासा आ रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्शन ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही थी आपको ये सीरीज़ पढ़नी चाहिए। जो बच्चे नए हैं, 1-2 साल हो चुका है लेकिन अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी सारथी बनी रहूँगी, ठीक है। चलिए हम अपना सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है वो, एक सेकंड जरा रुकिए। तो हमारा पहला टॉपिक जो था वो वही था कि संवैधानिक क्रम, और वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर हमने अच्छे से चर्चा की है। तो आप लोग पार्ट 1, 2 ये सब देख लें, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया अपनी 2 वीडियो में। आज हम ये वाला पोर्शन करेंगे जिसमें अंग्रेज़ों ने कैसे सत्ता कंपनी से ले ली और उसके बाद अंग्रेज़ों को कंपनी को विवश होकर अपनी सत्ता अंग्रेज़ों को देनी पड़ी और अंग्रेज़ों ने फिर भारत पे शासन करना शुरू किया, ठीक है। संवैधानिक क्रम, मैं अब बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। जो नए हैं वो एक बार वीडियो इसके जो पार्ट 1 और 2 हैं उसको देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो डले हुए वो भी देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। अभी आपको बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो चलिए फिर हम वही स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अपना शुरू करते हैं कि कैसे अंग्रेज़ अब इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लास्ट तक हमारा ये हो चुका था, चार्टर जो 1853 था वो अंतिम चार्टर था। उसके बाद अब कैसे अंग्रेज़, चूँकि मैंने बताया था, बार बार बताया कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट ले रही थी भारत से, और फिर वही कंपनी प्रॉफिट उधर संसद, ब्रिटेन में जो लोग थे, संसद थी, उसको दे रही थी। तो फिर क्या लगा कि ब्रिटेन वालों को लगा, ब्रिटेन मतलब वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ को लगा कि क्यों ना कंपनी को हटा के हम खुद ही भारत पे अपना एक तरीके से राज करने लगे, तो वो जो सारा प्रॉफिट है वो हमको मिले डायरेक्ट। कंपनी को भी फिर उन्होंने ख़त्म किया। इसीलिए हमने पहले पढ़ा था कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक एक तरीके से उसकी जो नींव डली वो हमने पढ़ ली। उसमें क्या किया इन्होंने, कंपनी को ख़त्म किया। और हम वही पढ़ रहे हैं कि 1857 में जब युद्ध हुआ था, 1857 का जब युद्ध हुआ था, तो कंपनी से लेके जो सत्ता थी वो कंपनी के हाथों से कहाँ चली गई थी डायरेक्ट, जो आप सभी जानते हैं कहाँ चली गई थी, ब्रिटेन की महारानी के पास। तो बस, और उस सत्ता लेने से पहले वहाँ एक अधिनियम निकाला गया, उस अधिनियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
ये इम्पॉर्टेंट अधिनियम है 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अभी तक चार्टर पहले सबसे पहले देखो रेगुलेटिंग था, फिर पिट्स था, पिट्स के बाद इन्होंने चार्टर लेके आए। अब चूंकि ये शासन डायरेक्ट भारत का आ गया तो भारत शासन अधिनियम यहाँ से कहे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो 1858 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, 1858 में क्या है, सबसे पहले तो क्या होता है, इस पत्र को विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर, ये सब इम्पॉर्टेंट है, 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, ठीक है। इसको विक्टोरिया घोषणा पत्र है, इसमें ये लिखा था कि इसमें जो चीज़ें लिखी थी हम उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। उस समय पूछ लेता है, उस समय ब्रिटेन में कौन पीएम थे, तो उस समय पीएम पामस्टर्न थे, ठीक है। पामस्टर्न करके वहाँ के ब्रिटेन में पीएम थे। किसने सुनाया था, कैनिंग ने सुनाया था 1 नवंबर 58 को। कहाँ सुनाया था, सुनाया था इलाहाबाद में। फिर नेक्स्ट इसमें क्या क्या कहा गया वो देख लेते हैं। इस अधिनियम में कहा गया कि अंग्रेजों ने रियासतों को हड़पने की नीति त्याग दी है, अर्थात अब ब्रिटिश सरकार राज्य का विस्तार, मतलब बोला कि जो विस्तार कंपनी जो विस्तार कर रही थी अब वो विस्तार नहीं होगा, रियासतों को हड़पने की जो नीति है उसको ख़त्म किया जाता है। उसके साथ ही साथ ये लोग हमेशा नाम ही बदलते रहते, कभी गवर्नर से गवर्नर जनरल, कभी बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर, तो ऐसे इसमें भी किया। इसमें इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के पद को सिर्फ और सिर्फ वायसराय नाम दे दिया, और वो कौन थे, कैनिंग, क्योंकि यही पढ़ रहा था तो यही वायसराय होगा और यही अंतिम गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि इसके बाद वायसराय का पद आ गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई, अब सब कुछ, अब सीधी सी बात है, अब सब कुछ ब्रिटेन वाले तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हटा दिया, वो जो 6 और 18, इससे पहले 24 थी फिर 18 हो गई, ठीक है, 53 और में, तो ये 6, तो इसको ख़त्म कर दिया। फिर एक नया पद सृजित किया जिसको बोला भारत सचिव, है ना, इसका नया पद सृजित किया। और ये जो भारत सचिव है ये वहाँ की जो ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, उसका सदस्य होता था, ठीक है। जैसे हमारे कैबिनेट का मान लो कोई सदस्य है, वो किसी वहाँ के जाके उसे मेन बना दिया जाए किसी अन्य देश का, है ना, अगर हम वहाँ पे अपना औपनिवेशिक करते हैं, तो समझाने के लिए कह रही हूँ। ऐसे ही ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था उसी का एक सदस्य को भारत सचिव बना दिया गया और वही भारत का प्रमुख हो गया, ठीक है। तो उस नाम से एक पद जो था वो सृजित किया। फिर वायसराय इसी भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था, मतलब पहले भारत सचिव हो गया और ये क्या था, ये आपका ब्रिटेन का वहाँ का एक मंत्री था, मतलब मंत्रिमंडल का सदस्य था तो मंत्री रहेगा, ठीक है। इसके नीचे वायसराय थे, जो सारा चीज़ें वायसराय था, पूरे भारत को देखता था, भारत के जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे। उसके बाद वायसराय किसको रिपोर्ट करता था, भारत सचिव को। और ये डायरेक्ट कहाँ थे, ये कहाँ पे थे, सीधी सी बात है, ब्रिटेन का था तो ब्रिटेन का मंत्री था तो वहीं बैठेगा लंदन में ही, तो ये लंदन बैठता था, ठीक है, इसका सचिवालय भी वही था। तो वायसराय इसी भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होंगे, यह भी बता दिया। अब भाई ये भारत सचिव, इनको काम करने के लिए बहुत से लोग चाहिए, तो इनके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिया और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस वही है, बढ़िया से नोट्स बनाओ, पढ़ो, और क्या करना है, दुनियादारी को सब साइड कर दो। नेक्स्ट आता है हमारा 1861 का भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ, कैनिंग ही चल रहे हैं अभी भी, इसमें भी कैनिंग ने क्या किया, विभागीय प्रणाली ले गए। जैसे अभी हम सोचते हैं ये विभाग वो विभाग, तो सारी चीज़ों को विभाग के हिसाब से बांट दिया, तो विभागीय प्रणाली लेके आए, जिसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। और वायसराय को एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। वीटो 1853 में दिया गया था और अध्यादेश 1861 में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का भी वो कर दिया गया था, इनको अधिकार दे दिया गया था। क्या क्या, एक तो विभागीय प्रणाली शुरू हुई 61 में, और उसके बाद वीटो, और उसके साथ साथ 62 में बॉम्बे, बासे बॉम्बे, ठीक। उसके बाद 66 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। ये आपके वनडे एग्ज़ाम में भी आता है तो वो अपना देख लीजिएगा, वहीं कन्फ्यूजन दूर ना हो इसलिए हमने डायरेक्ट लिखी 1861 अध्यादेश, और 53 में वीटो आया था, ठीक। इलाहाबाद की 1866 और 62 बॉम्बे, बासे बॉम्बे, ठीक। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आ जाइए 1892 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था, विधायिका में बस
सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। विधायिका में भारतीय सदस्य सार्वजनिक मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, मतलब सदस्य संख्या जब बढ़ी तो उनको भाई बोलने का अधिकार दिया, तो बोलने का जो अधिकार दिया गया केवल बहस करने का अधिकार क्या दिया गया कि सार्वजनिक मुद्दे पे आप बहस खूब करो, हमसे कोई लेना देना नहीं, और अपना खूब विचार कर सकते हैं, रख सकते हैं, और पूरक प्रश्न भी कर सकते हैं। किसमें? विधायिका में बहस और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं केवल और केवल सार्वजनिक मुद्दे पे। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सार्वजनिक मुद्दे की बात हो रही है तो इसमें आप बहस भी कर लो, पूरा प्रश्न भी पूछ लो, चलेगा, क्योंकि सार्वजनिक मुद्दा है। लेकिन जहाँ पैसे की बात आई, अंग्रेजों के दिमाग खराब हो गए। इन्होंने बोला इस पर आप बहस तो कर लेंगे लेकिन आप इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो वित्तीय मामलों में बहस में भाग लेगा किंतु ना तो कोई विचार रखेगा ना कोई पूरक प्रश्न करेगा, है ना। इस बात को आपको अंग्रेजों की मानसिकता समझेंगे तो ये सारे अधिनियम समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे लिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नाम था इसका सुधार अधिनियम, ऐसा कुछ था नहीं। मार्ले सचिव थे और वायसराय मिंटो थे। तो भारत सचिव आपको पता है 1858 में आया, तो बड़ा होता था तो इसलिए पहले आया। तो भारत सचिव 1909 का अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? एक तो सबसे पहले ये सबसे कम समय तक रहा। अगर पूछा जाए कि आप सबसे कम समय तक रहने वाला विधेयक कौन सा था, तो 1909 था। ये क्या था? करने के लिए, सुधार करने के लिए आया था, परंतु इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो दो वर्गों को आपस में लड़ाना था, जैसे हिंदू और मुस्लिम, जो कि आप जानते हैं। इन्होंने इसमें ये बोला कि मुस्लिम समुदाय के लिए हम अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करेंगे। अब इसमें होगा क्या? पृथक निर्वाचन पद्धति में होगा क्या कि भैया मान लीजिए यदि यह क्षेत्र पृथक कर दिया गया है, मान लो मुस्लिमों के लिए पृथक कर दिया गया है, तो मत देना और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और मुस्लिम को ही होगा। मान लो ये पूरा है, इनको बोल दिया ये मुस्लिम वाला क्षेत्र है ना, इस मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दिया गया, तो अब वोट भी मुस्लिम ही देंगे और मत देना, मतलब मत देने वाला भी व्यक्ति मुस्लिम होगा, चुनाव लड़ने वाला भी मुस्लिम होगा। तो सीधी सी बात है, जो हर व्यक्ति अपने धर्म या अपने जिनसे जुड़ाव होता है उनको ही वोट देता है। तो सीधी बात है, मुस्लिम व्यक्ति है तो मुस्लिम को ही वोट देगा। तो इससे क्या होगा? हिंदू और मुस्लिम में अलगाव हो जाएगा कि अब हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा, है ना। समझ पाए इस बात को? अगर ऐसा होता, मान लो ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, आप मुस्लिम खड़ा कर सकते हैं और हिंदू भी खड़ा कर सकते हैं, तो सामान्य हो जाता। लेकिन अब बोला कि मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम व्यक्ति मत देने वाला भी मुस्लिम ही होगा। वहाँ जितने भी मुस्लिम हैं मतलब मुस्लिम को ही वोट देंगे, ऐसा इनका था। तो सीधी सी बात है, फिर मुस्लिम को देंगे तो फिर हिंदू को देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने उनको दो भागों में बांटने का काम किया। विधायिका में फिर दूसरे वाले में इन्होंने वो कर दिया कि ठीक है, अब आप वित्तीय जो मामले थे उसमें बहस करेंगे। वित्तीय जो अभी तक जो था, वित्तीय मामलों में आप केवल भाग ले सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बहस में भाग लेगा, अपना विचार भी रख सकेगा और पूरक प्रश्न भी करेगा, ठीक है। ये सब कर दिया। लेकिन निंदा प्रस्ताव भी नहीं ला सकता, क्योंकि निंदा प्रस्ताव आने का ही मतलब होता है कि फिर सरकार पे एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगने लग जाता है। तो वो इनको दूर रखा उस चीज़ से। इतनी बात समझ में आई होगी। अब चूंकि पृथक निर्वाचन पद्धति थी तो सीधी सी बात है, केंद्र में और प्रांत में परिषदों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, मुस्लिम बढ़ाए जाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, तो मुस्लिम बढ़ाने के लिए फिर वहाँ के केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, वहाँ पे सदस्यों में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है, हाँ, इसको ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सरदार पडिक्कर थे, उन्होंने बोला था यह अधिनियम, मतलब 1909 की बात हो रही है, भारत विभाजन की प्रथम अभिव्यक्ति है। मतलब यहीं से भारत विभाजन की हमें झलक देखने लग जाती है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जो विधायिका होती थी उसको द्वय सदनात्मक बना दिया। मतलब एक तो राज्य में राज्य परिषद होगी और उधर तो केंद्रीय विधानसभा थी, है ना। तो केंद्रीय विधानसभा जो केंद्रीय विधायिका थी, तो दो में क्या बढ़ गई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ठीक। इसमें अब क्या होने लगा, अब चूंकि अब राज्यों में राज्य परिषद होगी तो सीधी सी बात है, केंद्र द्वारा राज्यों को विधायी शक्ति देंगे। जैसे इस समय है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति को परिभाषित किया गया, कौन से केंद्र के पास रहेंगे, कौन से राज्य के पास रहेंगे। तो इसलिए राज्यों में फिर इस हिसाब से, इसी को कहते हैं राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई। चेम्सफोर्ड ने पहली बार द्वैत शासन से परिचित कराया था। लेकिन याद रखिएगा, अगर द्वैत शासन का प्रांतों में जनक कहा जाता है वो कार्टियस को कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्टियस, ठीक। अब द्वैत शासन होता क्या है?
भाई देखिए, द्वैत शासन एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है, दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक तो उत्तरदायित्व वाली और एक अनुत्तरदायित्व, मतलब बिना उत्तरदायित्व के। या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं, इसमें होता है क्या कि उत्तरदायित्व एक तरफ उत्तरदायित्व और अनुत्तरदायित्व जो है वो पाया जाता है। कैसे, वो अभी इस पर हम देख लेते हैं। पहले हुआ क्या था, इसको देख लें। इसमें हुआ था विधि बनाने के लिए, चूँकि अब सीधी सी बात है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दो भागों में केंद्रीय विधायिका बट गई, तो अब इनको भागों में डिवाइड किया गया। कौन से प्रांतीय विषय किसके पास रहेंगे और केंद्रीय विषय तो केंद्र के पास रहेंगे, लेकिन प्रांतीय विषय जो दिए गए तो उनको भी दो भागों में बांट दिया, एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ठीक है, अब खुद सोचो, प्रांतों में दो भागों में जब इन्होंने दी शक्तियाँ बांटी कि ठीक है आपके दो भाग हम कर देते, एक तो आरक्षित रहेंगे और हस्तांतरित रहेंगे, तो आरक्षित वाले भी जो हैं वो उसमें केंद्र का ही प्रभुत्व होता था। तो जैसे आरक्षित विधि, जितना भी पैसे रिलेटेड है, विधि, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, ये सब तो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखा, मतलब वायसराय ने अपने पास रखा। और जितने भी बकवास के थे जैसे स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये सब किसको दे दिया, सदस्यों के पास दे दिया। उत्तरदायित्व और अनुत्तरदायित्व अगर आप देखेंगे, उत्तरदायित्व का शासन ये होना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ये सारी चीज़ें है ना, लेकिन उनके पास पैसे ही मिल नहीं था, है ना। उनको मात्र शक्तियाँ दे देंगी, लेकिन शक्ति बिना पैसे के कोई शक्ति नहीं होती। जब उनको पैसा और कुछ नहीं दिया तो फिर ये तो एक तरीके से उत्तरदायित्व शासन बना तो दिया, लेकिन उसे अनुत्तरदायित्व ही रहने दिया, मतलब बिना उत्तरदायित्व के ही रहने दिया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। और इसी में चूँकि सीधी सी बात है, केंद्रों विधायिका बनी थी, मतलब केंद्रीय विधायिका दो भागों में, मतलब तेरे प्रांतों में द्वैत शासन आया था, तो सीधी सी बात है प्रांतों में, तो प्रांतों को जब शक्तियाँ देंगी तो प्रांतों को विधानसभा को, जो प्रांतों की विधानसभा था उनको अपना बजट बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया। ये इसी से रिलेटेड सीधी बात है, प्रांतों को शक्ति मिली है तो वो अपना बजट भी खुद बनाएंगे। ठीक है, तो वो आपका इसी में था। भारत सचिव, एक और चीज़, 1919 के अधिनियम में जो भारत सचिव थे उनको एक अधिकार दिया गया, वो कैग की नियुक्ति कर सकते हैं। ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो अध्यादेश, वीटो और कैग। कैग 1919, अध्यादेश आपका 1853 और वीटो आपका 1861। ठीक है, ये सारे याद रखिएगा, बस इसमें कुछ नहीं है। और 1919 में अन्य लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए और एंग्लो इंडियन। ठीक, एंग्लो इंडियन उनको कहते हैं जिनकी माता तो इंडियन होती है लेकिन पिता यूरोपियन होता था, तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। ठीक, अंतिम भारत शासन अधिनियम हम पढ़ लेंगे। ये जो चूँकि आप जानते हैं जो भारत शासन अधिनियम था ये एक तरीके से अंतिम कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से हम भारत आज़ाद होने की क्रम में था, तो ये जो लाया गया था, एक तो ये अंतिम अधिनियम था। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। पूछ लेता है कि अब 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना थी, तो नहीं, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें क्या हुआ, राज्यों में जो दैत्य शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्रों में लागू किया गया, और राज्यों को समाप्त करके फिर कहा चलो ठीक है, राज्यों को हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन लागू कर देते हैं जैसे इस समय है। ठीक है, राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता पूरी तरीके से प्रदान की गई, ये सिर्फ कहने मात्र की थी। और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को शुरुआत किया गया। भारत सचिव का जो पद था वो भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम द्वारा पहली बार संघीय प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब केंद्र और राज्य वाली जो आप देख रहे हैं जो इस समय वर्तमान में है संघीय प्रणाली, तो वो 1935 का अधिनियम ऐसा समझ लो पूरा इस समय जो भारत की शासन व्यवस्था है वो 1935 पर आधारित है। आप पढ़ते भी हैं कि बहुत सारे अधिनियम हमने 1935 से लिए, तो संघीय प्रणाली भी हमने वहीं से, ठीक है, संघीय प्रणाली की शुरुआत हमने यहीं से की थी। ठीक है, वैसे संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम से आपका जो संसदीय प्रणाली है वो शुरुआत हुई। अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात हुई, एक फेडरल बैंक की बात हुई, एक लोकसभा को संघ लोक सेवा आयोग करने की बात हुई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके ऊपर भी एक कोर्ट था, मतलब जो कि जिसको प्रिवी काउंसिल कहते हैं, सॉरी, है ना। और इस जो कोर्ट बनाया गया था उसके पहले सीजे जो थे वो कौन थे, मॉरिस गवायर। ठीक है, अब ये सीजे वो वाले तो जो कंपनी वाले थे वो तो आपको पता है 1774 में जो बना था एक सुप्रीम कोर्ट, उसके थे एलिजा एम्पे। और ये चूँकि अब स्वतंत्र हो रहे हैं, हम संघीय प्रणाली की तरफ शुरुआत कर दिए हैं, तो इसलिए 1935 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता। और हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया 1935 के अधिनियम में, मतलब वही
फेडरल बैंक या आरबीआई की स्थापना बातें की है। उसके साथ ही साथ क्या किया गया, 1937 में ही सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है पूरा, वो आप लिख लीजिएगा, मैं समझा दे रही हूँ। 1937 में सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम से, है ना। उसके बाद से वर्मा अलग ही है। उसके साथ ही साथ क्या किया, विधि बनाने को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पूरा मतलब वर्तमान सरकार का जो भी इस समय चल रहा है वो सब 1935 है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ तैयार की हैं। उनमें स्टार्टिंग में क्या क्या 59 संघ में रखे गए, 54 राज्य में रखे गए और समवर्ती में 36 रखे गए। ठीक है। अब जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो अभी भी वायसराय को दे रखी थी, जैसे हमारे यहाँ पे अभी राष्ट्रपति को दे रखी हैं। इस अधिनियम में 321 धाराएँ थी, 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। अब इसके विषय में मतलब कहा है, JL नेहरू ने कहा था कि ये अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। जिन्ना ने बोला था कि सड़ा गला और पूरी तरीके से अस्वीकार है। राजगोपालाचारी बोले तो ये द्वैत शासन से भी बुरा है। तो ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। और एक और 19 जो हमारा जिससे हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। ये स्वतंत्रता अधिनियम है, अंतिम 1935 तक ही है। ठीक है। 1935 पूरा इस समय की वर्तमान व्यवस्था ही समझ लीजिए। इसमें बस यही पूछते हैं कि कब पास हुआ, कब क्या हुआ। तो 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पास हुआ, फिर 18 जुलाई को ये मतलब पेश किया गया और 18 जुलाई को पास किया गया और 15 अगस्त को ये लागू हो गया। उसी के साथ भारत आज़ाद हो गया। ठीक है। ये अभी जल्दी में किसी एग्ज़ाम में ये दोनों डेटें पूछी गई थी। 4 जुलाई को पेश, 18 को पास हुआ और 15 अगस्त को ये हो गए, मतलब स्वतंत्रता इसको लागू किया और भारत स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त जो है, जैसे हम 15 अगस्त अपना बनाते हैं, ऐसे ही भारत जो है, भारत बहरीन, केन्या और दक्षिण कोरिया के साथ 15 अगस्त मतलब इसी दिन बहरीन का, केन्या का और दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बस याद कर लीजिए, हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लो तो क्या जा रहा है अपने साथ ही साथ। तो क्या इसकी एक ट्रिक भी थी, IBK SK, इसको मैंने यही लिखा है IBK और फिर SK। ठीक है। SK मतलब शाहरुख खान हो गए, IBK ऐसे याद कर लीजिए, IBK SK करके। ठीक है। उसको बहुत बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है। फिर ये आज हमारा ये वाला पोर्शन लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है। हमने अपना जो वादा किया था कि संवैधानिक जो मैंने आपको लिस्टिंग कराई थी, वो लिस्टिंग ख़त्म हो चुकी है। एक पहला टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। इसी बात पे मतलब मोटिवेशन के तौर पे लाइक कीजिएगा। ठीक है। चैनल को खूब अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को हम फिर यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छा करेंगे आप सभी जीवन में, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।